नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। द न्यूज लॉन्चर आज बिहार की राजनीति पर सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है कि आखिर बिहार की राजनीति में हो क्या रहा है। तो दरअसल बिहार की राजनीति में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं, जिसको देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि बिहार की सियासत अब किस दिशा में बढ़ चली है। नंबर एक, परंपराओं से उलट जाकर बिहार में नए राज्यपाल पटना पहुंच गए। जबकि परंपरा ये रही है कि मुख्यमंत्री और उनके कार्यालय को सूचित कर दिया जाता है कि नए राज्यपाल राज्य की राजधानी में आने वाले हैं, और उस परंपरा के मुताबिक मुख्यमंत्री उनकी अगवानी करते हैं और फिर आगे के विधायी कार्य, शपथ ग्रहण वगैरह पूरा होता है। लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली में, राज्यपाल, नवनियुक्त राज्यपाल पटना पहुंच गए। दूसरी बड़ी खबर, नीतीश कुमार अचानक पटना क्यों पहुंचे, और ये बात तो पब्लिक डोमेन में है कि कांग्रेस के दो बड़े नेता मनमोहन सिंह के घर पर उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त नीतीश कुमार स्वर्गीय मनमोहन सिंह के परिवार को सांत्वना देने के लिए वहां पहुंचे थे। और अब इसके आगे की भी खबर है। वो खबर दरअसल यह है कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता और नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद माने जाने वाले नीरज कुमार ने इशारों इशारों में बहुत तीखा तंज किया है, और किनके ऊपर किया है वो चर्चाओं के दरमियान आपके सामने आएगा। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी से जो अंदरूनी फॉर्मूला जेडीयू को दिए जाने की बात है, वो फॉर्मूला क्या है, जिस पर कि जनता दल यूनाइटेड बहुत ज्यादा बिफरी हुई है, और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से वेटिंग लिस्ट में होने की जो बात सामने आ रही है, वो वेटिंग लिस्ट आरएसी में बदलेगी या पूरा कंफर्म बर्थ मिलेगा। इन सब पर हम चर्चा करेंगे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के साथ। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या ऑफर दिया नमस्कार। है बीजेपी और ने जेडीयू को, क्या शर्त रखी है, जो चर्चा चल रही है उस पर तो हम अभी नहीं आएंगे, अभी रुक के आएंगे। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि मनमोहन सिंह के घर नीतीश कुमार गए। आमतौर पर हम सब ने देखा कि नीतीश कुमार एक एमएलसी से भी मिलते हैं तो फुटेज आती है। मुलायम सिंह के देहांत के 2 या 3 दिनों के बाद सैफई गए थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वहां से भी फोटो आई थी कि नीतीश कुमार शोक संतप्त परिवार के साथ बैठकर उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। और बहुत सामाजिक और बहुत ही विनम्र व्यक्ति है नीतीश कुमार, और ये आमतौर पर परंपराओं में वो कोताही नहीं बरतते। तो फुटेज नहीं आना और गवर्नर का परंपराओं के उलट जाकर पटना पहुंचना, और फिर नीतीश कुमार का सारे कार्यक्रम और दौरे को रोकते हुए बीच में पटना पहुंचना, इसके सियासी मंतव्य क्या है? देखिए, चर्चा है। मैं पहले ही बताऊं दर्शकों को, ये जो तमाम चीजें जो दिल्ली से पटना में हो रही है, यह विगत 2-3 दिनों में जो घटी है, उसको लेकर कई प्रकार के चर्चे राजनीतिक गलियारों में तेजी से फैल रही है। मैं बारी बारी से हर डेवलपमेंट को आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो ये चर्चा है कि नीतीश कुमार इलाज कराने गए थे। दूसरी चर्चा तो ये पब्लिक डोमेन में है कि मनमोहन सिंह, आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के देहांत के बाद उनके परिवारजनों से मुलाकात करने गए थे। ये दोनों खबर पब्लिक डोमेन में है। लेकिन इसके पीछे की जो इनसाइड स्टोरी ये है कि क्या नीतीश कुमार जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की का देहांत हुआ और उनका अंतिम जो कार्यक्रम हो रहा था, क्या उस दिन नीतीश कुमार नहीं जा सकते थे? वहां जाते तो प्रधानमंत्री से मुलाकात होता, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होता, तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात होता, जेपी नड्डा से मुलाकात होता, सोनिया जी से मुलाकात होता, राहुल गांधी से मुलाकात होता। तो उस दिन वो क्यों नहीं गए? जनरली ट्रेंड यही है कि देश के कोई भी बड़ा नेता यदि उनका देहांत होता है तो उनके अंतिम क्रियाक्रम में जो है सभी लोग जाते हैं। तो नीतीश कुमार ने उस दिन को क्यों नहीं चुना? जी। और जिस दिन नीतीश कुमार मनमोहन सिंह जी के परिवार के लोगों से मिलने गए हैं, उसका भी टाइमिंग देखिए। उस दिन दिल्ली में न ललन सिंह मौजूद थे, न उस दिन दिल्ली में संजय झा मौजूद थे। संजय झा अपने पुत्री से मिलने अमेरिका गए हुए थे। ललन सिंह बनारस में कोई उनके विभाग या कोई ऐसा कार्यक्रम था जिसके कारण बनारस में थे, और वो अकेले मिलने गए। और चर्चा ये है
कि जब वो मिलने गए तो वहां पहले से कांग्रेस के दो बड़े नेता क्या, एक तो सर्वे सर्वा है प्रियंका गांधी, और दूसरे जो नेता थे, देश के जाने माने वकील, कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद मौजूद थे। और जनरली ट्रेंड क्या होता है कि किसी भी ऐसे कार्यक्रम में कोई बड़े नेता या मुख्यमंत्री जाते हैं तो फोटो रिलीज होता है। अब मनमोहन सिंह जी के परिवार से जब ये नीतीश कुमार मिलने गए तो इस प्रकार का कोई फोटो जारी नहीं किया गया, ना मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा, ना मुख्यमंत्री के ऑफिस द्वारा, या मुख्यमंत्री आवास में जो काम करते हैं जनरली ये फोटो रिलीज किया जाता है। और अभिषेक जी, आप जानते हैं नीतीश कुमार को, ऐसे किसी भी छोटे मोटे नेता से भी नीतीश कुमार मिलते हैं, हमारे मित्र जो है अभिषेक झा से भी मिलते हैं तो फोटो आता है कि आज जेडीयू प्रवक्ता ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। लेकिन ऋषि मिश्रा से मिलते हैं तो फोटो नहीं आता है। हाँ, तो मनमोहन सिंह जी के परिवार को सांत्वना देने जाते हैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और फोटो नहीं आता है। क्या संकेत है? चर्चा ये है कि उस दौरान प्रियंका गांधी और नीतीश कुमार के बीच में बातचीत हुई है और अच्छी बातचीत हुई है। चलिए, अच्छी बातचीत को डिकोड करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री के आवास पे एक हमारे प्रत्यक्षदर्शी मित्र थे, उन्होंने बताया हमें कि बीच बीच में सलमान खुर्शीद नीतीश कुमार के हाथ पकड़ के कुछ समझा रहे थे। अब समझा रहे थे कि भैया इधर आ जाओ, कि क्या समझा रहे थे, कह रहे थे कि सेहत पे ध्यान रखिए, क्योंकि वह आपने आंखों का इलाज कराने भी दिल्ली के कार्यक्रम में उनका आंख दिखाने नहीं, हमारे दर्शक समझते आंख दिखाने, आंख दिखाना माना गलत फिर होता, मतलब आंख दिखाना मतलब मोदी जी को आंख दिखाना नहीं हुआ, आंख का इलाज कराने गए थे जी। और चर्चा इस बात का भी है कि दिल्ली प्रवास पे बिहार के मुख्यमंत्री हो और आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव है, अब फिर भी जेपी नड्डा से मुलाकात न करना, या अमित शाह से मुलाकात नहीं करना, या आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात नहीं करना, और प्रियंका गांधी से गुपचुप तरीके से मुलाकात करना, वो भी मनमोहन सिंह के आवास पे, तो चर्चा तो होगा ही ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई बातचीत हो गई है, और जो कई पत्रकार अपने टैगलाइन में लिखते हैं खेला होगा, भेला होगा, ढेला होगा, वो नहीं, लेकिन गुपचुप तरीके से बातचीत हुई है। लेकिन ऋषि जी, यही कारण है कि नीतीश कुमार के द्वारा फोटो रिलीज नहीं किया गया। जी ऋषि जी, एक बात बताइए, नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, यहीं रहेंगे, और खेला भी हो रहा है, इसका क्या मतलब? वो अपने स्टैंड पे कायम है, 2005 से 24 तक वो अपने स्टैंड पे कायम है, वो कहीं नहीं जाने वाले, मतलब कहीं नहीं जाने वाले हैं का अर्थ है कि वो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। सहयोगी दल बदल जाते हैं। तो नीतीश कुमार जो कहते हैं वो अपने बयान पे तो स्टैंड कर ही रहे हैं, इसमें कौन सी दो राय है। अगले सवाल पर आते हैं। कभी नीतीश कुमार के साथ वीपी सिंह के मंत्रिपरिषद का हिस्सा रहे आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल बनकर पटना पहुंचे। परंपरा ये रही है कि जब भी कोई राज्यपाल पटना पहुंचते हैं तो मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचित किया जाता है कि नवनियुक्त राज्यपाल राजधानी में पहुंचने वाले, किसी भी राज्य में होता है, और फिर मुख्यमंत्री उनकी औपचारिक तौर पर अगवानी करते हैं, क्योंकि राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख वही होते हैं। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, वैसे राज्य में राज्यपाल होते हैं। ये परंपरा है, कोई कानून में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन परंपरा है। उस परंपरा के निर्वाह से नीतीश कुमार को वंचित करने की साजिश किसने रची कि नीतीश कुमार दिल्ली में है और आरिफ साहब को पटना बजाने के लिए कह दिया गया या खुद ही पहुंच गए? आज सुबह नीतीश कुमार पहुंचे हैं राजभवन में उनसे मुलाकात करने, वो फुटेज आई है दोनों राज्यपालों के साथ, आउट गोइंग एंड इनकमिंग। तो राज्यपाल में आउट गोइंग और इनकमिंग तो हो गया, इसके साथ साथ एक और सवाल मैं नथी कर देता हूं, डिप्टी सीएम के पद पर भी आउट गोइंग और इनकमिंग होना है क्या? हो सकता है। राजनीति जो है परिस्थितियों का खेल है, राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व है, और राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। कब क्या हो जाए, कौन किसके साथ चले जाए, कौन किससे जुदा हो जाए, कहा नहीं जा सकता है।
एक जमाने में प्रकाश सिंह बादल और वाजपेयी की क्या दोस्ती थी, कहने की जरूरत नहीं है। एक जमाने में एक जमाने में बाला साहब ठाकरे और बीजेपी की क्या दोस्ती थी, कहने की जरूरत नहीं है। आज कहाँ है, जो 33 थे आप 36 हो गए। जी। तो राजनीति में कब क्या हो जाए। और जहां तक गवर्नर साहब, नवनियुक्त गवर्नर साहब की बात है, तो नो डाउट वो समाजवादी विचारधारा के हैं, लेकिन इन दिनों उनके उनके मतलब शरीर में जो है वो भगवाधारी, मतलब जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का जो मतलब एक टेस्टेड नहीं, फार्मूला मेरा है। सवाल ये है कि बताया क्यों नहीं गया मैं उसी मुख्यमंत्री पे को, ताकि वो पटना में मौजूद तो, रहते। अरे आत्मा तो नहीं कहे, उनके शरीर में आत्मा बीजेपी वाला है, समाजवादी वाला नहीं है। कि ऊपर से डायरेक्शन होगा। हो सकता है टाइमिंग को लेकर नीतीश कुमार भी दिल्ली में थे, टाइमिंग को लेकर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ होगा। लेकिन एक बात तो है कि बार बार एक समाजवादी बैकग्राउंड वाले लोग, वो भी मुस्लिम तबके से हैं, उनको बीजेपी बार बार गवर्नर पद से नवाजती है। और ऐसे चेहरों की जरूरत है बीजेपी को। आप देखते नहीं है, एक हमारे मित्र हैं बॉडी बिल्डर, उनका बहुत बड़ा बॉडी है, मेरा जितना थाई होगा उतना उनका हाथ है। हमारे मित्र हैं, चूना वाला नहीं, पूना वाला, हमारे मित्र जो है शहजाद पूना वाला जी। उनका बॉडी देखिएगा, मतलब मेरा जितना थाई होगा उतना उनका बॉडी है, तो शर्ट फट फट के निकल जाएगा। जी। तो ऐसे चेहरों की दरकार होती है बीजेपी के पास, जो उनको अपने टक्कर ही देने के कौम लिए को तैयार हो रहा है। आप जिनकी बॉडी की बात कर रहे हैं, उनको टक्कर देने के लिए तैयार हो रहा है। छोटा बाबा आ गया है, पोर्टेबल बाबा, छोटा पोर्टेबल सा आपने बाबा। देखा होगा। हाँ, नहीं तो 5-7 साल देखिए का है शाहजाद पोर्टेबल बाजा। वो बड़ा हो जाएगा तो उनसे शाहजाद भी बड़ा होगा। शाहजाद पूना वाला जो है हमारे अच्छे मित्र हैं। मैंने एक बार उनसे पूछा भी, अब जब आप कांग्रेस में थे तो खूब गली आते थे प्रधानमंत्री को, कहते थे ये नकली हिंदू है। आप प्रधानमंत्री को तो आप सबसे बड़े ब्रह्मा जी मानते हैं। तो हमसे वो थोड़ा इन दिनों भागते फिरते रहते हैं। चलिए, उनका एक पर्सनल अलग मामला है। तो ऐसे चेहरों की जरूरत है बीजेपी को। और बार बार ऐसे व्यक्ति को गवर्नर पद से उपकृत किया जा रहा है, तो कहीं ना कुछ होगा। और नीतीश, खासकर उस राज्य में उनको भेजा गया है जहां नीतीश कुमार के बारे में चर्चा आम है कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं या बदलवा सकते हैं। तो ऐसे राज्य में जहां पॉलिटिकल सिचुएशन जो है डवाडोल है, वहां तो कोई अपने विश्वास पात्र को ही भेजेगा ना। ऋषि जी, ये बताइए कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता है नीरज कुमार। एक तरफ राज्यपाल अचानक पटना पहुंचते हैं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। लेकिन नीरज कुमार का आज सुबह का बड़ा तल्ख बयान अलग अलग पोर्टल्स पर चल रहा है, और वो बयान दरअसल ये है कि नीतीश कुमार क्या किसी की कृपा पर भारत मत लेंगे। नीतीश कुमार मुस्कुराते हैं तो खबर बन जाती है, नीतीश कुमार चुप होते हैं तो खबर बन जाती है। और कौन नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा देगा? 45 पर भी सत्ता की कमान हमारे हाथ में है। 45 पर भी नीतीश कुमार ही तय करेंगे क्या होगा। और पूछा गया उनसे कि क्या बिहार में पाला बदली होगा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो कहां, हम तो अपनी जगह पर 19-20 साल से फिक्स हैं। ये क्या चल तो वो रहा तो है बिल्कुल सब? सही कहे, वो तो बिल्कुल सही कहे। 19 साल से वो जहां 19 साल पहले थे, आज 19 साल बाद भी वही है, सिर्फ सहयोगी बदलते हैं। और नीरज जी जिस प्रकार के और जिस मूड के वो माने जाते हैं, जैसे ही कोई पत्रकार कोई तीखा सवाल उनसे करता है तो तुरंत वो खुल भी जाते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जब उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार को भारत रत्न, तो बोले किसी की कृपा से मिलेगा और नीतीश कुमार को कोई हटा सकता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। जो वर्तमान में राजनीतिक हालात हैं बिहार के, 3 पावर सेंटर हैं, और 3 पावर सेंटर में 2 पावर सेंटर जहां चला जाएगा वहां उसकी सरकार बन जाएगी। और हालात ये हैं कि 3 पावर सेंटर में 2 पावर सेंटर हमेशा उस तीसरे पावर सेंटर को अपने साथ लाने के लिए ललायत रहती है, और इसी का फायदा नीतीश कुमार उठाते हैं। तो नीरज जी के बात से मैं सहमत हूं। नीरज जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि नीतीश कुमार अपने बलबूते सरकार पे हैं, और नीतीश कुमार के कारण ही केंद्र की सत्ता टिकी हुई है, ये बात भी सही है। जी। और मैं है। बार बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को नाराज करने की स्थिति में बीजेपी नहीं है। नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही होगा।
क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि एक पिलर निकला तो दूसरा पिलर के बलबूते केंद्र की जो सत्ता है उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिहार तो हाथ से अच्छा। जाएगा ही, केंद्र की सत्ता जो भी है वो भी है, डबाडोल स्थिति हो जाएगी। और इधर नीतीश कुमार अलगे गुपचुप तरीके से मीटिंग शुरू कर दिए हैं। तो सब बीजेपी तो सतर्क, तरीके बीजेपी से भी सतर्क कर दी है। है जो बात आप कह रहे हैं। इस बीच एक खबर और कल से चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू को एक नायाब फॉर्मूला दिया है और इस फॉर्मूले के बाद जेडीयू आपे से बाहर है। वो फॉर्मूला ये बताया जाता है कि बीजेपी बिहार की 243 में से 121 सीटें खुद लेगी, 122 जेडीयू को देगी और 121 में चिराग पासवान की पार्टी को एकोमोडेट करेगी और नीतीश कुमार के कोटे में जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी यदि आ गए तो उनकी पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा, इन सब को एकोमोडेट करने का फॉर्मूला दिया गया है। इस फॉर्मूले ने जनता दल यूनाइटेड की नींद उड़ा दी है। आप ये बताइए कि नीतीश कुमार क्यों इन लोगों को देंगे अपने खाते से सीट? जीतनराम मांझी तो बीजेपी के अधिक करीबी नेताओं में से एक है। चिराग पासवान किसके हनुमान माने जाते हैं? ठीक है, चिराग पासवान को आप अरेस्ट करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा किनके करीबी हैं? उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के संबंध कैसे रहे हैं कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बीच बीच में मधुर हो जाते हैं। नीतीश कुमार भी थोड़ा पुराने सहयोगी रहे हैं तो नीतीश कुमार को भी थोड़ा उनपे दया आ जाती है। नहीं, वो कहते भी हैं कि आ नीतीश जाता कुमार है चला जाता है, आ जाता है चला जाता है, वो खुद कहते हैं। नीतीश कुमार खासकर जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पे विश्वास करने के कैपेसिटी में नहीं है, पोजीशन में नहीं है और कभी भी अपने खाते से उनको एडजस्ट नहीं करेंगे। और मैं आपको बता दूं, आपको भी इस बात का संज्ञान होगा कि नीतीश कुमार एनडीए में किसी को चाहते थे, वो है पशुपति पारस। और पशुपति पारस की स्थिति ये नहीं है कि उनको 5 सीट 10 सीट दे भी दिया जाए तो वो उसको रिटेन कर लेंगे, मतलब सीट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो नीतीश कुमार मुझे नहीं लगता है कि इन छोटे छोटे प्लेयर पे अपना विश्वास जताना चाहेंगे और अपने खाते से सीट देना चाहेंगे। आप मैं एक बात करके खत्म करूं। नीतीश कुमार 110 से 120 सीटों के आसपास अपने सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहेंगे। इससे 115 से 117 से कम पे जेडीयू को मुझे नहीं लगता जेडीयू मानने वाली है। बाकी में वो क्या करते हैं ये बीजेपी जाने, एलजेपी जाने, उपेंद्र कुशवाहा जाने और जीतनराम मांझी जाने। जी, आखिरी सवाल पर हम आ रहे हैं। तेजस्वी यादव का रुख और राष्ट्रीय जनता दल का रुख आपको पता है कि नीतीश कुमार का किस बेसब्री से इंतजार है। जुबान से कुछ भी कही जाए लेकिन बात गर्दन के ऊपर से आधे लोग बोलते हैं, आधे लोगों को अघोषित इजाजत होती है कि वो गर्दन के नीचे की बात को सामने लाते रहे। इसमें सबसे बड़ा सवाल है, थोड़े कहे को ज्यादा समझिएगा और दर्शकों के सामने ऋषि जी डिप्लोमेटिक बात मत कीजिएगा, सीधे सीधे बताइए, मकर संक्रांति डेडलाइन है या मकर संक्रांति कुछ और है? बिहार की राजनीति में तो मकर संक्रांति का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है कहने की जरूरत नहीं है। चूड़ा दही खाने के बाद, वशिष्ठ दादा का दही चूड़ा भोज, दही चूड़ा या चूड़ा दही खाने के बाद लोगों का मन बदलने लगता है। कई बार बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति का क्या रोल रहा है कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, देखिए नीतीश कुमार, ऋषि जी एक चीज और बता दीजिए। आपसे इंटरव्यू, नीतीश जी की सारी बातें आपसे पता चल जाती है। दही जो है, पारंपरिक भारतीय समाज में दूध दही सबसे अच्छा किनके घरों में बनती है? यदुवंशी भाइयों के घर में। बिल्कुल। तो अब नीतीश कुमार किसके, हमारे यदुवंशी भाइयों का दही खाना पसंद करते हैं या ये किसका ये कहना। लेकिन एक बात यह है कि एक बात मैं आपके बात से सहमत हूं। देखिए दो बातें हैं, एक दैनिक भास्कर में छापा है और तेजस्वी यादव का बयान भी है। तेजस्वी यादव का बयान है कि अब किसी भी शर्त पे नीतीश कुमार को हम अपने गठबंधन में नहीं लेंगे। ये बात अमित शाह ने भी कहा था, ये बात जेपी नड्डा ने भी कहा था, ये बात स्वर्गीय सुशील मोदी ने भी कहा था कि नाक रगड़ेंगे फिर भी नीतीश कुमार को नहीं लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने जैसे ही संकेत दिए सारे दरवाजे खुल गए और वो एक फिल्म का गाना है, कौन है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, वो मतलब गाना चलने लगा बीजेपी की तरफ से। वही स्थिति है कि तेजस्वी यादव कहते कुछ और है, मन में कुछ और है। अब आप वो तो चाहते हैं कि
चाचा कब आओगे, चाचा कब आओगे ये बताओ। वो कह रहे हैं एक फिल्म था ना, अतिथि कब जाओगे, आप एक फिल्म था ना। सुनिए सुनिए सुनिए, आप कह रहे हैं बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, नीतीश कुमार के लिए ये स्थिति आरजेडी और इंडिया अलायंस में है। और मुझे याद आ रहा है रफी साहब का वो गाना, डिप्टी सीएम मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। कई सारे डिप्टी सीएम यादें छोड़ गए हैं। अब भतीजा ये कह रहे हैं कि चाचा कब आओगे, और लालू यादव उधर गाना ट्यून करके बैठे हुए हैं कि बहारो फूल बरसाओ मेरा मित्र आया है। अब देखिए कब होता है, अब मित्र आया है। एक दो लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों के मित्र आरिफ मोहम्मद खान पटना पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी से उनकी मित्रता काफी बाद की है, लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार से उनकी मित्रता पुरानी है। लेकिन आजकल पुरानी मित्रता को लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देते। ये एक नई परंपरा, नई रवायत भारतीय राजनीति में विकसित हो गई है, क्योंकि इसी रवायत में अडवाणी की भाजपा के अडानीकरण को भी आपने देखा है। अडवाणी से शुरू हुआ सफर अडानी तक पहुंच चुका है। लेकिन इसी परंपरा के बीच आप ये भी देख रहे हैं कि आरिफ मोहम्मद खान वही आरिफ मोहम्मद खान है। जब एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी, तो संसद में आरिफ लाल दबाओ, आरिफ लाल दबाओ, ये बात मायावती ने कही और सरकार एक वोट से गिर गई। तब बसपा के सांसद थे आरिफ मोहम्मद खान। और क्या पटना में वो रोमेश भंडारी और जगदम्बिका पाल प्रकरण को दोहराने के लिए आए हैं? आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के अंदर तमाम तरह की आशंकाएं उमड़ घुमड़ रही है। और आशंकाओं के बीच आपदा में अवसर इंडिया अलायंस और नीतीश कुमार दोनों ने संभवतः ढूंढ लिया है। ऋषि जी, इंतजार करेंगे मकर संक्रांति का। ऐसे मकर संक्रांति के बीच में शुभ मुहूर्त कहीं पंडित जी ने बता दिया तो ये भी कुछ हो सकता है। लेकिन इंतजार तो मकर संक्रांति का रहेगा, क्योंकि अब बिहार का मामला अंतिम दौर में है। कुछ लोग तो विभाग का बंटवारा भी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन विभाग किसको मिलेगा, लेकिन बंटवारे तक नौबत आ गई है। बेहद सार्थक चर्चा, बिहार की राजनीति का पूरा चिट्ठा आपने खोल दिया कि अंदर खाने क्या चल रहा है। इसके लिए आपको हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।